नमस्कार, स्वागत है आप सबका। मैं पुनीत पाठक और आप देख रहे हैं छत्तीसगढ़ आज। दिन भर की प्रदेश की बड़ी खबरें विस्तार से दिखाते हैं। 2 दिनों के असम दौरे से मुख्यमंत्री भूपेश बघेल शाम को रायपुर वापस आ चुके हैं, लौट चुके हैं। यहां आने के बाद मीडिया से बातचीत में सीएम बघेल ने कहा कि असम में बदलाव के संकेत साफ दिख रहे हैं। उन्होंने कहा कि सत्ता में आने से पहले भाजपा ने असम के लोगों से कई वायदे किए, लेकिन कोई वायदा पूरा नहीं किया। इसलिए जनता भी समझ चुकी है कि भाजपा केवल चुनावी वायदे करती है। उन्होंने बताया कि असम में चाय और बांस उद्योगपतियों को छत्तीसगढ़ आने का न्योता दिया, क्योंकि छत्तीसगढ़ में भी बांस का उत्पादन काफी होता है। बांस शिल्प के कई अवसर मौजूद हैं। साथ ही कई इलाकों में चाय की खेती के उपयुक्त मौसम पाया जाता है। केंद्रीय मंत्री हरदीप पुरी के बयान पर कहा कि उन्होंने बिलासपुर हवाई अड्डे के निर्माण के लिए परंपरा तोड़ते हुए 27 करोड़ रुपए स्वीकृत किया, जमीन दी, लाइसेंस के लिए पहल की, लेकिन इसका श्रेय कभी नहीं लिया। देखिए, कार्यकर्ता में बहुत उत्साह है और आम मतदाता है वो परिवर्तन की चाहत, उनमें चाहत है। दूसरी बड़ी बात यह है कि भारतीय जनता पार्टी ने जो वादे 5 साल पहले किए थे उसमें से एक भी पूरा नहीं किया। मजदूरों को उन्होंने, चाय बागान के मजदूरों को कहा था 351 रुपया मजदूरी देंगे। 5 साल बीत गया लेकिन कुछ भी नहीं मिला। तो इसलिए उनको पता चल गया कि जितनी बातें हैं वो सब जुमला है। छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह रायगढ़ जिले के दौरे पर पहुंचे। मीडिया से चर्चा करते हुए रमन सिंह ने राज्य सरकार को हर मोर्चे पर विफल बताया। रमन ने कहा, प्रदेश की कानून व्यवस्था बद से बदतर हो चुकी है। बेटियों का बलात्कार हो रहा है। जुआ, सट्टा, नशे का धंधा पूरे प्रदेश में फल फूल रहा है। इसके अलावा रमन सिंह ने कहा कि राज्य सरकार का आने वाला बजट बेहद निराशाजनक रहने वाला है। बजट में 30% तक कटौती की गई। इसका मतलब है कि राज्य सरकार जितना पैसा बजट में देगी वो सिर्फ सरकारी दफ्तर चलाने और अधिकारी कर्मचारियों की तनख्वाह के काम आएगा। प्रदेश के विकास के लिए सरकार के पास पैसा नहीं बचेगा। रमन सिंह के बयान पर अपेक्स बैंक के अध्यक्ष बैजनाथ चंद्राकर ने पलटवार करते हुए कहा कि रमन सिंह को आरोप लगाने के बजाय केंद्र सरकार से राज्य सरकार के हिस्से का पैसा दिलाने में मदद करनी चाहिए। केंद्र सरकार ने अलग अलग मदों में राशि रोक रखी है और इस वजह से छत्तीसगढ़ की आर्थिक स्थिति पर फर्क पड़ा है। साल के कार्यकाल पूरे होते होते कांग्रेस की सरकार सभी मोर्चे में असफल रही और पूरे प्रदेश में कानून व्यवस्था की स्थिति बद से बदतर हो चुकी है। आज ये स्थिति हो रही है कि सरेंडर कर रहे हैं लोग, अपराधों में कमी आई है और आज जितनी सुविधाएं हैं गवर्नमेंट की तरफ से जो मिलनी चाहिए वो सुविधाएं हम जन जन तक बस्तर जैसे अंचल में हम पहुंचाने का काम कर रहे हैं। छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह रायगढ़ दौरे से लौटते वक्त कुछ समय के लिए सरायपाली में रुके। भाजपा के वरिष्ठ नेताओं और कार्यकर्ताओं ने बाइक रैली के जरिए रमन सिंह का गर्मजोशी से स्वागत किया। इस मौके पर पूर्व मुख्यमंत्री ने राज्य सरकार पर किसानों को गुमराह करने का आरोप लगाया। प्रदेश में होने वाले अपराधों की संख्या में इजाफे को लेकर सरकार को घेरा। सरायपाली के मुख्य मार्ग की हालत खराब है, इसे लेकर स्थानीय कांग्रेस जनप्रतिनिधियों पर लापरवाही के आरोप लगाए। 2 साल में सड़कों की क्या स्थिति बनी, कम से कम इस क्षेत्र में घूमने से इस बात का एहसास तो हुआ कि इस 2-2.5 साल में कोई नए सड़क का निर्माण तो छोड़िए, एनुअल रिपेयर में कहीं किसी सड़क का रिपेयर भी नहीं कर पाए हैं और अब 3 साल कर पाएंगे। छत्तीसगढ़ बीजेपी की प्रदेश प्रभारी डी पुरंदेश्वरी का दौरा 1 महीने में दूसरी बार टल गया। उनके इस माह के आखिर में आने की संभावना व्यक्त की जा रही है। प्रदेश प्रभारी का दौरा लगातार दूसरी बार स्थगित होने से पार्टी में तरह तरह की अटकलें हैं। अपने पिछले दौरे में उन्होंने प्रदेश पदाधिकारियों और जिला अध्यक्षों को गतिविधियों, प्रवास और काम की मासिक रिपोर्ट तैयार करने का निर्देश दिया था। इसके बाद इस बात की भी चर्चा थी, मासिक रिपोर्ट के आधार पर पदाधिकारियों के काम की समीक्षा होगी और जिनका काम संतोषजनक नहीं होगा उनको हटाया भी जा सकता है। बीजेपी के पदाधिकारी प्रदेश प्रभारी के इस निर्देश को गंभीरता से लेते हुए मासिक रिपोर्ट तैयार भी कर रहे हैं। प्रदेश प्रभारी का दूसरी बार दौरा रद्द होने के मामले में भाजपा के वरिष्ठ विधायक बृजमोहन अग्रवाल का कहना है कि बड़े नेताओं के कार्यक्रम बदलते रहते हैं।
आएगी, रिपोर्ट लेती रहती हैं, वो जानकारी लेती रहती हैं, पूरी गतिविधियों की जानकारी लेती रहती है। जब वो आएंगी तो वो रिपोर्ट लेंगी। राजनांदगांव जिला भाजपा कार्यकारिणी में कुछ दिवंगत नेताओं के नाम भी शामिल हैं। पार्टी की इससे काफी फजीयत हुई। दरअसल पार्टी के राजनांदगांव जिला अध्यक्ष मधुसूदन यादव ने करीब 100 से ज्यादा लोगों को कार्यकारिणी में शामिल कर लिया। जिला संगठन में शामिल होने के लिए कई दावेदार थे जिन्हें मौका नहीं मिला और दिवंगत नेताओं को इस कार्यकारिणी में जगह दिखाई पड़ी। सूची में 134वें नंबर में अंबागढ़ इलाके के चंद्रप्रकाश शर्मा, 129वें नंबर में सुनील जोशी और 65वें स्थान पर गणेश कोटले का नाम शामिल किया गया, जबकि इन तीनों नेताओं का निधन हो चुका है। मधुसूदन यादव ने सूची में त्रुटि की बात को स्वीकार किया। वहीं पार्टी प्रदेश प्रवक्ता नीलू शर्मा ने कहा ऐसा नहीं होना चाहिए। मामले में चुटकी लेते हुए मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा ऐसा ही होता है, मोह में पुरानी लिस्ट निकालकर ऐसा कर जाते हैं। वैसे भी रमन सिंह के पास कोई काम नहीं तो कम से कम लिस्ट तो देख लेते हैं। जिला अध्यक्ष जी ही जो है वो बता पाएंगे कि आखिर इस टाइप की जो सूची जो आई है उसमें दिवंगत नेताओं के जो हमारे भारतीय जनता पार्टी के कर्मठ कार्यकर्ता रहे हैं उनको उसमें उनका नाम है। क्षेत्राधिकार और विशेषाधिकार वाला विषय है तो इस पर वही जो है वो अच्छे से बता सकते हैं। मोह में आदमी पुरानी लिस्ट निकाल के ये कर जाते हैं। अब वैसे भी रमन सिंह जी के पास कोई काम नहीं है तो कम से कम लिस्ट तो ठीक ठाक देख लेते हैं। दिवंगत लोगों को पदाधिकारी बनाए, 10 लाख कार्यकर्ता हैं छत्तीसगढ़ में उनके, उसके बाद भी पदाधिकारी बनाने के लिए दिवंगत मिले। छत्तीसगढ़ के गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू का बिलासपुर दौरा चर्चा में आ चुका है। दरअसल जिले के प्रभारी मंत्री जिला स्तरीय अधिकारियों की समीक्षा बैठक लेने बिलासपुर पहुंचे। कलेक्ट्रेट सभागार में प्रभारी मंत्री ने जिले में संचालित सरकार की योजना और विकास कार्यों की विभागवार समीक्षा की। इस दौरान मंत्री ने योजना और कामकाज को लेकर अफसरों को जमकर फटकार लगाई, कार्य में गति लाने का निर्देश दिया। लेकिन इस बैठक से शहर और जिले के प्रतिनिधियों को दूर रखा गया और इसे लेकर अब तरह तरह की अटकलें हैं। सत्ता पक्ष के जनप्रतिनिधियों का कहना है कि वे बैठक में शामिल होने की तैयारी से आए थे, लेकिन आखिरी वक्त पर उन्हें बैठक में शामिल नहीं किया गया। विपक्ष से कांग्रेस के जनप्रतिनिधियों के बीच आपसी खींचतान बता रहा। इधर प्रभारी मंत्री कहते हैं जिला योजना समिति और डीएमएफ समिति की बैठक में जनप्रतिनिधियों को बुलाया जाता है। ये इंटरनल समीक्षा बैठक थी, लिहाजा जनप्रतिनिधियों को नहीं बुलाया गया। आए तो हम कार्यक्रम में जिला की बैठक में जाने के लिए उसी हिसाब से आए थे हम लोग कि हम भी जाएंगे जिले की बैठक में। इस मीटिंग में जाने से पहले उन्होंने जो है हम सब विधायकों से चर्चा करी थी और उस चर्चा के अनुसार फिर उन्होंने हमारा फीडबैक लेने के बाद गए थे। तो बैठक की सूचना थी, लेकिन हम अपने उसमें जो पूर्व निर्धारित कार्यक्रम था वहाँ चले गए थे, उसके बाद आके यहाँ मुलाकात की हम। यह विशुद्ध रूप से विभाग के इंटरनल जो हम लोग सर्वे करते हैं, समीक्षा करते हैं, वो थी, इसलिए इसमें जनप्रतिनिधि मैं नहीं बुलाता। जनप्रतिनिधियों की लगातार इस तरह उपेक्षा हो रही है और हमसे ज़्यादा ये उन्हीं के पार्टी के लोग ज़्यादा दुखी और परेशान हैं और वही इस बात को ज़्यादा उठा रहे हैं। प्रदेश के गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू ने कहा कि मैं सीएम की रेस में ना कभी था न कभी हूं। उन्होंने कहा मैं साधारण आदमी हूं, कोई महत्वाकांक्षा नहीं है, मैं जहां हूं खुश हूं। पार्टी ने मेरी वरीयता को कभी नजरअंदाज नहीं किया। हाईकमान और मुख्यमंत्री का स्नेह सहयोग मेरे साथ है। ताम्रध्वज साहू ने यह भी कहा कि मुझे टिकट मिलेगा तो भी, नहीं मिलेगा तो भी पार्टी के लिए काम करता रहूंगा। आगे टीएस सिंहदेव को लेकर उन्होंने कहा बाबा जाने अपनी बात। साथ ही गृह मंत्री ने लॉ एंड ऑर्डर को लेकर पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह के आरोपों पर पलटवार करते हुए उन्हें पिछले 15 साल अपने आंकड़े देखने और निकालने के लिए कहा है। तो जहां हूं खुश हूं और मेरा वरीयता हमेशा है, मेरे को कोई नजरअंदाज नहीं करता। माननीय मुख्यमंत्री जी का पूरा स्नेह सहयोग और पूरा समर्थन रहता है मेरे साथ, हाईकमान का भी रहता है, कोई महत्वाकांक्षा नहीं। ताम्रध्वज साहू नाम का आदमी सिंपल आदमी है, उसकी कोई महत्वाकांक्षा नहीं है। टिकट मिलेगी तो ठीक, नहीं मिलेगी तो ठीक, काम मेरे करना है सबका। बाबा अपनी जाने, मैं कभी रेस में नहीं रहता। आंदोलनकारी किसानों को रोकने के लिए दिल्ली की सड़कों पर कीले लगाए जाने पर छत्तीसगढ़ के कृषि मंत्री रविंद्र चौबे ने केंद्र सरकार को अंग्रेज और रावण से ज्यादा बुरा कहा।
उन्होंने कहा कि अंग्रेजों ने भी गांधी जी का आंदोलन रोकने कभी सड़कों पर कील नहीं बिछाई। रावण ने भी कभी राम जी की सेना को रोकने के लिए कील नहीं लगाई। रविंद्र चौबे ने कहा कि देश का दुर्भाग्य है कि ऐसी सरकार केंद्र में बैठी है, जिस पर पूर्व मंत्री बृजमोहन अग्रवाल ने कहा, बहुमत के आधार पर चुनी गई मोदी सरकार की तुलना अंग्रेजों और रावण की सेना से करना बड़ा दुर्भाग्य है। गांधी बाबा के आंदोलन को रोकने के लिए अंग्रेजों ने कभी सड़कों पे कीलें नहीं ठुकवाई थी, जो काम रावण ने नहीं किया। राम के युद्ध के समय भी बानर भालू लेके राम जी गए थे तो लंका के चारों तरफ कीलें नहीं ठुकवाई थी। और किसान दिल्ली जा रहे हैं तो आदरणीय मोदी जी दिल्ली के चारों दिशाओं में कीले ठोक करके क्या बताना चाहते हैं? ऐसा है, अंग्रेजों के समय पर क्या हुआ क्या नहीं हुआ और रावण राज में क्या हुआ क्या नहीं हुआ, आज रावण राज की बात करने वाले लोग प्रभु अयोध्या में राम भगवान के मंदिर के निर्माण के विरोध कर रहे हैं, क्योंकि अब किसान आंदोलन पर किसान नेताओं का जो नियंत्रण है वो समाप्त हो गया है और इसलिए केंद्र की सरकार को प्रिवेंटिव एक्शन लेना जरूरी है। भूपेश कैबिनेट की बैठक 13 फरवरी की शाम 5 बजे मुख्यमंत्री के निवास पर होगी, जिसमें बजट को मंजूरी दी जाएगी और राज्यपाल के अभिभाषण का अनुमोदन किया जाएगा। कृषि मंत्री रविंद्र चौबे ने बताया कि बैठक में बजट सत्र को लेकर अहम रणनीति तैयार की जाएगी। छत्तीसगढ़ का बजट सत्र इस बार 22 फरवरी से शुरू हो रहा है। बजट में इस बार कुछ नई योजनाओं को शामिल किया गया। कोरोना संक्रमण के तहत स्वास्थ्य सुविधाओं के लिए अतिरिक्त राशि का बजट में प्रावधान है। बजट की तैयारी है, महामहिम राज्यपाल महोदय के अभिभाषण की तैयारी है और विभिन्न विभागों के जो बजट में प्रावधान किए जा रहे हैं उसकी तैयारी है। उन सारे सिलसिले में आगामी मंत्रिमंडल की बैठक में विचार विमर्श किया जाएगा। रायपुर में युवा कांग्रेस के 3 दिवसीय प्रशिक्षण शिविर बुनियाद का आज समापन हो गया। इस कार्यक्रम का आयोजन कांग्रेस के नए सदस्यों को कांग्रेस पार्टी की विचारधारा और महात्मा गांधी के आदर्शों से अवगत कराने के लिए किया गया था। इस दौरान आजादी की लड़ाई में कांग्रेस और उसके महत्वपूर्ण योगदान का जिक्र किया गया। आजादी के बाद 70 साल के शासनकाल में कांग्रेस ने देश के लिए क्या उपलब्धि प्राप्त की, इसे बताया गया। हर प्रधानमंत्री के कार्यकाल के अनुसार इसे युवाओं के बीच रखा गया। छत्तीसगढ़ में पिछले 2 साल के भूपेश राज की उपलब्धियों को भी बताया। शिविर के आखिरी दिन प्रदेश के प्रभारी सचिव चंदन यादव समेत कैबिनेट मंत्री मोहम्मद अकबर, शिव डहरिया, कबासी लखमा, प्रेम साय सिंह टेकाम, रुद्रगुरु, महिला आयोग की अध्यक्ष किरणमयी नायक ने कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षण दिया। युवक कांग्रेस के 3 दिन का प्रशिक्षण शिविर और काफी महत्वपूर्ण शिविर है यहाँ पर, और ये हमारे पार्टी संगठन के लिए भी और बाकी अन्य कामों के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है। इस प्रकार की ट्रेनिंग होना, किस प्रकार से हम अपने संगठन को मजबूत कर सकते हैं। 3 दिन में संगठन के बारे में चर्चा, हमारे छत्तीसगढ़ सरकार के जो जन कल्याणकारी योजना है उसके बारे में सभी मंत्रियों ने आकर यहाँ पे चर्चा की, यूथ कांग्रेस के लोगों को जानकारी दी। तो भारतीय जनता पार्टी के लोग हमारे 70 सालों की बात करते हैं, ना कि अपने पिछले 7-8 सालों की। तो उसके लिए भी बहुत ज़रूरी है कि जो नए लोग आए वो लोग जाने कि आखिर में ऐसा क्या हुआ पिछले 70 सालों में जिससे आज देश का नवनिर्माण हुआ और देश ऐसी परिस्थिति में पहुंचा कि ये लोग उन सुविधाओं का आज मजा ले रहे हैं और हमने जो बनाया उसे बेच रहे हैं। कल रात महासमुंद जिले की पुलिस ने कोमा खान इलाके में अवैध शराब को लेकर कार्रवाई की थी। पुलिस ने 7 ग्रामीणों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की, साथ ही 2 लोगों की गिरफ्तारी हुई। इस दौरान कुछ लोगों से पुलिस का विवाद हुआ। इसी बात से गुस्साए ग्रामीणों ने आज पुलिस पर पथराव कर दिया। ये ग्रामीण कोमा खान थाने का घेराव करने जा रहे थे। पुलिस ने रास्ते में इनको रोका और उन्हें पुलिस पर पथराव शुरू कर दिया। बचाव में 5 राउंड आंसू गैस के गोले छोड़े गए। इस झड़प में कुछ पुलिस वाले जख्मी भी हो गए। रायपुर के कबीरनगर इलाके में नकली शराब बनाने वाली 2 फैक्ट्रियों के भंडाफोड़ के बाद अभी तक जिम्मेदारों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हो पाए, जबकि डीजीपी ने अवैध शराब के भंडारण और परिवहन पर कड़ी कार्रवाई के सख्त निर्देश दिए हैं। बावजूद इसके जिम्मेदारों के खिलाफ कार्रवाई न होना बड़े संदेह को जन्म दे रहा है। कबीरनगर थाना इलाके के घनी आबादी वाले हीरापुर और आरडीए कॉलोनी में नकली शराब बनाने की फैक्ट्रियां लॉकडाउन लगने के साथ ही संचालित होना शुरू हो गई थी। इसका खुलासा स्थानीय लोगों ने किया। स्थानीय लोगों ने कई बार इसकी शिकायत की। नकली शराब फैक्ट्रियों के बारे में मौखिक तौर पर भी शिकायत की।
इसके बावजूद पुलिस ने कोई एक्शन नहीं लिया। नकली शराब बनाने वालों के हौसले इस कदर बढ़ते गए कि वो शिकायत करने वालों के साथ मारपीट करने से भी बाज नहीं आते थे। एसएसपी रायपुर के मुताबिक छापामार कार्रवाई पुलिस को जो सूचना मिली थी उसके आधार पर की गई। वाकई काबिले तारीफ है, लेकिन इलाके में इतनी बड़ी नकली शराब की फैक्ट्रियां संचालित थीं जो कहीं ना कहीं स्थानीय थाना पुलिस के उनके अपने इंटेलिजेंस सिस्टम पर बड़ा सवाल है। डीजीपी ने एसएसपी रायपुर से पूरे मामले की रिपोर्ट जल्द से जल्द देने का निर्देश दिया है। तो इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। खबरों अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए IBC 24। नमस्कार।